हैं और आते हैं अपने सवाल नंबर 1 पर। पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? आप लोग फटाफट आंसर करेंगे ताकि समय ज्यादा बर्बाद ना हो। पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय रहा है। ऑप्शन ए है जैन धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है हिंदू धर्म और ऑप्शन डी है ईसाई धर्म। पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय रहा है। पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। ठीक है ना। तो पाल शैली में चित्रण का जो मुख्य विषय रहा है वो क्या रहा है? बौद्ध धर्म रहा है। जो पाल शासक थे वो बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? बौद्ध धर्म से प्रभावित थे और उन्होंने बौद्ध धर्म के हित के लिए बहुत सारे कार्य किए, उसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे कार्य किए। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तारा देवी व मंजूश्री देवता का संबंध किससे है? तारा देवी व मंजूश्री देवता का संबंध है मधुबनी से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या अजंता गुफा चित्रों से। तारा देवी और मंजूश्री देवता का संबंध किससे है? अगर आंसर पता है तो आप लोग बताइए, नहीं पता है तो मैं बताऊंगा आप सबको। तारा देवी व मंजूश्री देवता का संबंध किससे है? तारा देवी व मंजूश्री देवता का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। और ये बौद्ध धर्म की क्या है? जैसे हिंदू धर्म में देवी देवता होते हैं उसी प्रकार बौद्ध धर्म क्या होते हैं? बौद्धिसत्व होते हैं। क्या होते हैं? बौद्धिसत्व होते हैं। तो ये उसके बौद्धिसत्व हैं। और मैंने इनको सवाल में क्यों रखा? क्योंकि इनका चित्रण सर्वाधिक मिलता है। इनका चित्रण सर्वाधिक मिलता है। इनका चित्रण सबसे ज्यादा किया गया है। तो तारा देवी और मंजूश्री देवता, तो ये देवी देवता है किसके? बौद्ध धर्म के। ठीक है ना। ये बौद्ध धर्म के क्या है? देवी देवता है। जैसे हिंदू धर्म में गणेश है, शंकर है, दुर्गा है, इसी प्रकार बौद्ध धर्म में बोधिसत्व होते हैं। और बोधिसत्व मतलब एक ऐसी अवधारणा जो ईश्वर के तुल्य होने वाले ही हैं, यानी कि लगभग ईश्वर तुल्य हैं, उनको बोधिसत्व कहा जाता है। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किस शैली से हुआ? भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किस शैली से हुआ? जैन शैली, पाल शैली, अभ्रंश शैली या चालुक्य शैली? भारत में लघु शैली का शुरुआत किस शैली के चित्रों से हुआ? यह सवाल 2021 में पूछा गया था आपसे। 2021 के टीजीटी में यह सवाल पूछा गया था। ठीक है ना। भारत में लघु चित्रों की शैली की शुरुआत किस शैली से होती है? बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल करा रहे हैं गुरु जी। देखिए आपकी टीजीटी परीक्षा में सवाल ही सिंपल आते हैं। ठीक है ना। कोई कठिन सवाल थोड़े आते हैं। कठिन सवाल आता तो कट ऑफ इतना थोड़ी जाता। बस सही स्टडी से पढ़ना है, कहाँ से सवाल आते हैं उसको समझना है। तो भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किस शैली से हुआ है? पाल शैली से हुआ। किससे हुआ है? पाल शैली से हुआ है। ये सवाल 2021 वाले पेपर में आपके आया था। पाल शैली से जो है लघु चित्रों की शुरुआत होती है। इससे पहले के कालखंड में जो चित्र बनते हैं मुख्यतः उसमें आपको भित्ति चित्रण देखने को मिलते हैं। क्या होते हैं? भित्ति चित्रण आपको देखने को मिलते हैं। और भित्ति चित्रण बहुत बड़े बड़े होते हैं। पहले भित्ति बनाई जाती है, उसके बाद में उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े चित्रण किए जाते हैं। तो इससे पूर्व में जो है आपको भित्ति चित्रण ज्यादा देखने को मिलते हैं। लघु चित्रों की शुरुआत किससे होती है? पाल शैली से होती है, याद रखना। आगे देखेंगे। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? नेपाल की है, उड़ीसा की है, बिहार की है, बंगाल की है? पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? बताइए, आप फटाफट आंसर करिए। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? वेरी गुड। लगभग में सबके सही आंसर आ रहे हैं। पाल चित्रकला का संबंध कहां से है? बंगाल से है। और यह बात बिल्कुल गलत है। कैसे बताता हूं। बंगाल से भी है लेकिन केवल बंगाल से नहीं। इस सवाल को यहां पर रखने का मेरा उद्देश्य कुछ और है। वो ये है, मैं आपको बताता हूं। देखिए जो पाल चित्रकला है ये नेपाल में भी प्राप्त होती है, ये उड़ीसा में भी प्राप्त होती है, ये बिहार में भी प्राप्त होती है, ये बंगाल में भी प्राप्त होती है। क्योंकि जिस समय ये पाल वंश की जो बात हो रही है ये आज का नहीं। पाल वंश कब स्थापित होता है? 770 में। और एक लगभग 1080 के आसपास तक जाता है। कहां तक? 1080 तक। तो ये आज का नहीं है। आज का आप बंगाल देख रहे हो। बंगाल अंग्रेजों के टाइम तक ये तीनों मिला करके था। क्या था? ये तीनों मिला करके जो है बंगाल था। और जो है वर्तमान का बांग्लादेश भी आप उसी में मिला लीजिए। तो जो पाल शैली के चित्र प्राप्त होते हैं वो उड़ीसा, बिहार, बंगाल और इनफैक्ट नेपाल से भी प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? नेपाल से भी प्राप्त होते हैं। लेकिन बंगाल ही आपके सवाल का आंसर क्यों होगा? क्योंकि जब वो बंगाल लिखता है तो वो पश्चिम बंगाल नहीं लिखता है, जो वर्तमान में आपको बंगाल वाला राज्य है। उस बंगाल का अर्थ क्या है? जिसमें ये सभी समाहित है। ये तीनों, ये उड़ीसा बिहार वाला जो पार्ट है ये आपके बंगाल में समाहित है। ठीक है ना।
आप देखेंगे पाल शैली के हिसाब पाल राजा ही भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवा रहे हैं। अब बिहार में है वो ना, पाल शासक करवा रहे हैं, इसका मतलब कि वो उन्हीं के राज्य के अंतर्गत आ रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि दूसरे राज्य में स्थापित करवा देंगे, जैसे मोदी जी प्रसन्न हो जाए और इस्लामाबाद में एक ओवरब्रिज का निर्माण करवा दें, ऐसा तो होगा नहीं। अगर करवाएंगे ही तो कहां करवाएंगे, इंडिया में करवाएंगे। हालांकि विकास से डॉट 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 कोई वास्ता नहीं है। चलिए, तो पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? तो इसका सही आंसर आपको विकल्प में बंगाल लगाना है, लेकिन गुरु ये जानना है कि बंगाल की बात जो हो रही है वो किस बंगाल की बात हो रही है। वो बंगाल जिसमें बिहार भी था, उड़ीसा भी था, और वर्तमान का पश्चिम बंगाल और वर्तमान का बांग्लादेश। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कला समीक्षक हेलेन रुबेशो ने इसे बिहार शैली कहा है। किसको? पाल शैली को हेलेन रुबेशो ने बिहार शैली कहा है। क्या कहा है? बिहार शैली कहा है, क्योंकि बिहार में बहुत सारे चित्र उससे मिले। और मैं इसीलिए कहता हूं कि जो बिहार वाला पार्ट है किसमें है? बंगाल में। किंतु इसका विकास बंगाल, बिहार, उड़ीसा इत्यादि क्षेत्रों में हुआ। ठीक है ना। वहीं पर एक जो है कला समीक्षक आते हैं जो कि तिब्बत के हैं, लामा तारानाथ। इन्होंने इसे पूर्वी शैली कहा। क्या कहा? पूर्वी शैली कहा। जो पाल शैली है ये क्या है? पूर्वी शैली है। इसको उन्होंने पूर्वी शैली कहा। क्या कहा? पूर्वी शैली कहा। चलिए आगे देखते हैं। पाल राजाओं के समय कांस्य मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र था। पाल राजाओं के समय कांस्य मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र था। बंगाल, नेपाल, कलकत्ता या कुकीहारा? बताइए आप लोग। पाल शासकों के समय कांस्य मूर्ति जो है कला का प्रमुख केंद्र था, कुकीहारा है। बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? कुकीहारा, बिहार। तो ऐसा नहीं कि पाल शैली में सिर्फ चित्रकला बनी, उसमें मूर्ति कलाएं भी थी, उसमें स्थापत्य भी था। ठीक है ना। तो मूर्ति कलाओं में कांस्य मूर्ति बहुत ज्यादा बनाई गई। कांस्य मूर्ति बनाई गई किसकी? भगवान बुद्ध की। इसके अलावा स्थापत्य में आप देखेंगे बड़े बड़े विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। और चित्रकला में आप देख ही रहे कि कितने सारे पाल पोथियों को जो है चित्रित किया गया। अभी आगे हम चर्चा करेंगे उसमें। तो कुकीहारा जो कि गया में स्थित है, ये कांस्य मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र था। आगे देखेंगे कौन चित्रकला के साथ साथ कांस्य मूर्ति कला में भी दक्ष था? कौन चित्रकला के साथ साथ कांस्य मूर्ति कला में भी दक्ष था? धीमान, वित्तपाल, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि जो विकल्प दिया गया है इनमें से कौन वो व्यक्ति है जो चित्रकला के साथ साथ कांस्य मूर्ति कला में भी दक्ष था, उसको बनाने में भी उसको महारत हासिल थी। बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर करिए। समय का महत्व तो बहुत ज्यादा है जीवन में, सबसे इंपॉर्टेंट समय है। सही आंसर सी होगा। बिल्कुल आप लोगों के चैट बॉक्स में मैं आंसर देख रहा हूं सी। अधिकतर लोग सी आंसर कर रहे हैं। तो दोनों, धीमान और वित्तपाल। ये जो धीमान और वित्तपाल हैं ये है कौन? ये लामा तारानाथ के द्वारा बताए गए, लामा तारानाथ जो कि एक तिब्बती कला इतिहासकार हैं। इन्होंने बताया कि जो धीमान है और वित्तपाल है, ये कौन है? ये पाल शैली के संस्थापक हैं। इनका क्या मानना है? ये पाल शैली के संस्थापक हैं और इसके सबसे प्रमुख चित्रकार भी हैं। संस्थापक एवं सबसे प्रमुख चित्रकार, सबसे प्रमुख चित्रकार है। तो लामा तारानाथ ने ये बताया कि जो धीमान और वित्तपाल हैं ये सबसे प्रमुख चित्रकार हैं और पाल शैली के संस्थापक हैं। इसके अलावा ये मूर्ति कला में, कांस्य मूर्ति कला में दक्ष थे। वित्तपाल और धीमान कांस्य मूर्ति कला में भी दक्ष थे। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? पाल शैली के संरक्षक कौन थे? चालुक्य शासक, पाल शासक, तुंग शासक या हिंदू शासक? ये बहुत ही सिंपल सवाल है, समय बिल्कुल नहीं लेना है। फटाक से आंसर बताइए कि पाल शैली के संरक्षक कौन थे। नाम से ही स्पष्ट है, का उत्तर देना सबसे आसान है। जो कला का भी नहीं जानता है वो भी बता देगा कि पाल शासकों ने ही पाल शैली को संरक्षण दिया था। तो पाल वंश पर ही, पाल वंश के नाम पर ही पाल शैली जो है उसका नामकरण होता है। तो पाल शैली जो है पाल राजाओं के संरक्षण में ही फली फूली। लाइक कर दो गुरु। जो लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं आप लोग, हमारा मोटिवेशन जितना आप बढ़ाएंगे उतना बेहतर तरीके से यहाँ पर मैं चीजों को प्रेजेंट करूंगा। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं पिछले 2 से 3 हफ्ते हो गए मात्र 3 घंटे सो रहा हूँ, और इसलिए क्योंकि आप मोटिवेशन हमारा बढ़ा रहे हैं। आप जितना मेहनत करेंगे मैं 2 गुना करूंगा। तो आप लोग इसे लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कोताही मत करिए, इसको शेयर करते रहिए। ठीक है ना। चलिए
पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या है? पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या है? पाल राजाओं का जीवन चरित्र, नवाबों का दरबार, बुद्ध का जीवन चरित्र या चैतन्य महाप्रभु का जीवन परिचय? तो पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या है? 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 बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, अधिकतर लोगों के सही जवाब आ रहे हैं। बुद्ध का जीवन चरित्र। तो बुद्ध का जीवन चरित्र ही क्या है? पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय है। बुद्ध के जीवन को चित्रित करना ही क्या है? पाल पोथियों का एक जो है विषय रहा है, उनका उद्देश्य रहा है। अब पाल शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है, ये भी बता दीजिए। महावीर चरित्र, बाल गोपाल स्तुति, प्रज्ञा पारमिता या रति रहस्य? पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है। पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है। पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है महावीर चरित्र, बाल गोपाल स्तुति, प्रज्ञा पारमिता या रति रहस्य? बताइए आप लोग। पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, प्रज्ञा पारमिता। क्या हो जाएगा? प्रज्ञा पारमिता। और साथियों, पाल शैली में जो पोथियां प्राप्त हुई हैं उनमें से महत्वपूर्ण पोथियां कितनी हैं? महत्वपूर्ण पोथियां कितनी हैं? 2 दर्जन है। कितनी? 2 दर्जन। लगभग 24 पाल पोथियां जो है प्राप्त होती है। इनमें से 4 से 5 महत्वपूर्ण है। उनका नाम क्या क्या है? साधनमाला, पंचशिखा, गंधव्यूह, करण देव गुहा और एक जो अभी आपने सवाल में देखा था, प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता। तो इन 5 का नाम अगर आप याद रखेंगे तो सवाल इनसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है ना? दे दिया जाता है कि इनमें से कौन पाल पोथी है, कौन सा पाल पोथी नहीं है। तो आपको याद रखना है साधनमाला, पंचशिखा, गंधव्यूह, करण देव गुहा और प्रज्ञा पारमिता, ये महत्वपूर्ण है। बाकी जो उनकी संख्या है वो कितनी है? 24 है। पाल पोथियों की संख्या कितनी है? 24 है। पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित हैं? पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित हैं? हीनयान, महायान, स्यादवाद या इनमें से कोई नहीं? सबसे सिंपल सवाल और आंसर मैं चाहता हूं विद इन सेकंड। फटाफट आप लोग आंसर करिए। बताइए आप लोग फटाफट फटाफट। बिल्कुल, पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? महायान। महायान, ठीक है ना? तो बौद्ध धर्म जो है 2 शाखाओं में बट गया था, एक है हीनयान और दूसरा है महायान। हीनयान और महायान। अब देखिए, बुद्ध के जाते ही इनके जो शिष्य थे आपस में लड़ गए। इस बात पर कुछ लोग बुद्ध को भगवान मान रहे हैं, कुछ लोग बुद्ध को टीचर मान रहे हैं। आप लोग जब भी समय मिले तैयारी से बुद्ध को पढ़िए। बुद्ध एक ऐसे अवतार हुए भारत की इस भूमि पर जिन्होंने पूरी दुनिया को एक ऐसा मैसेज दिया जिसका जवाब कहीं नहीं है। अंग्रेज उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको लाइट ऑफ एशिया कह दिया। क्या कहा? एशिया के कुंज हैं वो, उजाला है एशिया के। तो उनके बारे में जितना आप पढ़ेंगे, उनका जो जीवन चरित्र है वो बहुत कुछ सिखाता है इंसानियत के लिए। ठीक है ना? तो जितना हो सके उनके बारे में आप पढ़िए और चीजों को सीखिए। बुद्ध कभी भी इस प्रकार की बातें नहीं करते थे कि आप धर्म की झंझट में फंस जाइए। वो उससे मुक्ति की बात करते थे। लेकिन जैसे हर धर्म में होता है कि कर्मकांड हावी हो जाता है, वो धर्म में भी बुद्ध के मरने के बाद में या उनके महापरिनिर्वाण के बाद में क्या हो गया? कर्मकांड हावी हो गए और हीनयान शाखा जो है बहुत प्रबल हो गई। ये बेचारे बहुत कमजोर हो गए। जो सिर्फ बुद्ध को एक शिक्षक मानते थे वो कमजोर हो गए और जो कर्मकांडी थे वो क्या हो गए? सफल हो गए। और आज भी बुद्ध अपना पूरा जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं? एक राजा का बेटा जाकर के कुशीनगर में किसी एक सामान्य से व्यक्ति के घर पर अपना जो है देह त्याग देता है। कल्पना करिए, वो क्या सिखा रहे थे? शिक्षा क्या दे रहे थे? इन सारी चीजों से मुक्त हो जाओ। अभी क्या चल रहा है? एकदम विपरीत। चलिए आगे देखते हैं। पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने हैं? गुजरात, राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, नेपाल या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि पाल शैली के चित्र निम्न में से किन स्थानों पर बने हैं? पाल शैली के चित्र, पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने हैं? आंसर करिए आप लोग फटाफट।
पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने हैं? तो अभी शुरुआत में जो पहला सवाल था वहीं से चर्चा प्रारंभ हो गई थी कि बंगाल, बिहार और नेपाल, ये जो 3 जगह हैं, यहां से आपको पाल शैली के चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, पाल शैली के चित्र आपको यहां से प्राप्त होते हैं। पाल शैली के चित्र आपको यहां से प्राप्त होते हैं। अगला सवाल, अब यहां पर मैंने सवालों का झड़ी लगा दिया है, सवालों का झड़ी लगा दिया है। सवाल नंबर 1 है कि पाल शैली के चित्र कितने चश्म के बने हैं? सवाल नंबर 1, पाल शैली के चित्र कितने चश्म के बने हैं? यहां पर विकल्प आपको नहीं मिलेगा। ये क्या है? बूस्टर डोज है। जैसे कोरोना में बूस्टर डोज आपको मिल रहा है ना वैक्सीन का, ऐसे बूस्टर डोज है। यहां पर विकल्प आपको नहीं मिलेगा, आपको सीधे आंसर करना है पाल शैली के चित्र कितने चश्म के बने हैं। बताइए, आप फटाफट आंसर करिए, चैट बॉक्स में देख रहा हूं। पाल शैली के चित्र कितने चश्म के बने हैं? वेरी गुड, अधिकतर लोग सही आंसर कर रहे हैं, मैं देखना चाहता हूं। हाँ, ओके ओके। अच्छा, चश्म कई लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, चश्म होता क्या है? चश्म क्या होता है? चश्म का संबंध बिल्कुल चश्मा से, इससे है चश्मा से। जैसे अभी आप चश्मा लगाते हैं, जैसे मेरा चश्मा है ये, तो मेरे चश्मे में 2 फ्रेम आपको दिख रहे हैं, यानी कि मेरी 2 आंखें हैं जो जिनसे मुझे देखना होता है। तो ये 2 चश्मे हैं मेरे आंख में, और जो फ्रेम है 2 चश्मे का फ्रेम है। चश्म का मतलब होता है किसी चित्र में चेहरे का कितना भाग दिखाई पड़ रहा है। सिंपल सा मतलब, चेहरे का कितना भाग दिखाई पड़ रहा है, इसका ही अर्थ होता है चश्म। तो जो पाल शैली के चित्र हैं, ये सवा चश्म के बने। कितने? सवा चश्म के बने। अगर आप मुगल शैली के चित्रों को देखेंगे, मुगल शैली के चित्रों को अगर आप देखेंगे तो वो 1 चश्म के बने, उनमें 1 चश्म की बहुलता देखने को मिलती है। तो पाल शैली के चित्र किसके हैं? कितने चश्म के हैं? सवा चश्म के हैं। कितने? सवा चश्म के हैं। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। पाल चित्रों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? पाल चित्रों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? जब पाल चित्रों को चित्रित किया गया ताड़पत्र पर या भोजपत्र पर, तो उसमें कुछ लिखा भी गया, और वो जो लिखा गया, लिपिबद्ध किया गया, वो किस लिपि में लिखा गया? ये सवाल है कि वो किस लिपि में लिखा गया। अब यहां पर 2 शब्द आया है, ताड़पत्र और भोजपत्र, अभी चर्चा करेंगे इस पर हम। ताड़पत्र और भोजपत्र, ये क्या होता है? पहले इस सवाल का आंसर निकालते हैं कि पाल चित्रों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। पाल चित्रों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो पाल जो चित्र हैं उनमें देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। किसका? देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। देवनागरी लिपि का मतलब जो ये पूरा लिखा हुआ है, ये सब देवनागरी में लिखा हुआ है। बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है, ठीक है ना। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। तो पाल शैली में जो चित्र है उनके साथ जो लिखा पढ़ा गया है वो देवनागरी लिपि में ही लिखा गया है। कोई भी भाषा लिपि के माध्यम से ही लिखी जा सकती है, ठीक है ना, लिपि के माध्यम से ही लिखी जा सकती है। अब ये 2 शब्द हैं, ताड़पत्र और भोजपत्र। आपको सवाल भी मिलते होंगे कि पाल शैली में जो पोथियां बनाई गई शुरुआत में, वो किस पर बनाई गई? ताड़पत्र पर और भोजपत्र पर। तो क्या ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं, और ये है क्या? भाई, ताड़पत्र और भोजपत्र क्या है? जिन्होंने पढ़ रखा है उनको तो पता होगा, लेकिन जो एकदम नए टेक्निकल आर्ट करके आए हैं और कला के बारे में कुछ नहीं जानते, उनके लिए जो है थोड़ा सा मुश्किल बात है, उनको समझना जरूरी है। और जानते हैं कि कला क्षेत्र में कंपटीशन इस लेवल का हो गया है, अब दुकानदार भी फोन करते हैं कि सर अपना नोट्स भिजवा दीजिए, यहां पर बड़ा डिमांड हो रहा है। ऐसी स्थिति आ गई है, और इसका सिंपल सा एक वजह है टेक्निकल आर्ट। टेक्निकल आर्ट की डिग्री इतनी आसानी से मिल जाती है कि हर कोई कर लेता है और एग्जाम में बैठ जाता है। आज के 3-4 साल पहले, 5 साल पहले, अगर 2016 वाले वैकेंसी में आप देखें तो बहुत कम फॉर्म पड़े थे टीजीटी कला में, लेकिन उसके बाद से इसका जो है प्रचार प्रसार तेजी से हो गया, और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये रहा कि इंटरनेट जो है बहुत आसान हो गया, सूचनाएं बहुत आसानी से लोगों तक पहुंचने लगी और लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया। तो ताड़पत्र क्या है? एक प्रकार का पत्ती होता है, एक वृक्ष का पत्ती होता है, इस पर लेखन का काम किया जाता था, लेखन का। और जो भोजपत्र है ये कोई पत्ती नहीं है, ये एक पेड़ का छाल होता है। ये पेड़ का छाल होता है जो कि हिमालय में पाया जाता है, और इसका छाल जो है बड़ा बढ़िया होता है लिखने के लिए, सफेद होता है, जैसे आपकी कॉपी होती है ना, ऐसे लगभग में सफेद होता है, और इस पर बहुत सारी जो है ऐतिहासिक चीजें लिखी गई हैं। तो ये जो भोजपत्र है ये क्या है? एक प्रकार से पेड़ का छाल होता है जो कि सफेद होता है, इस पर लेखनी का काम किया गया। और ताड़पत्र क्या है? ये वृक्ष के जो एक ताड़ का वृक्ष होता है, उसका पत्ता होता है, उस पर लिखा जाता है। तो इन दोनों पर आपको पाल पोथियां मिलेंगी, पाल पोथियों का चित्रण मिलेगा, उसमें बौद्ध धर्म से बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, प्रसंग लिखे गए हैं। चलिए अगला सवाल हम देखेंगे।
क्योंकि ये भंडारा है तो इसमें आपको हर प्रकार के सवाल मिलेंगे, सब बहुविकल्पीय सवाल नहीं मिलेंगे। और ये तैयारी करने का तरीका भी है, हमेशा विकल्पों का तलाश मत करिए, कहीं पर संकल्प भी आपके जीवन में होना चाहिए, ठीक है ना। संकल्प मतलब कि एकदम कंफर्म पता है, विकल्प की जरूरत नहीं है। ये सवाल है, 2 किया ना अभी हमने। पाल वंश का संस्थापक कौन था? चलिए बताइए, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग, फटाफट फटाफट। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। कौन था? गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पाल वंश से, उसको भी आपको जानना है। तो पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बताइए आप लोग चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मेरा टेलीग्राम चैनल है टीजीटी पीजीटी आर्ट के ही नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग उसको ज्वाइन करें। कई लोग पूछ रहे हैं, टेलीग्राम चैनल हमारा टीजीटी पीजीटी आर्ट के नाम से है। हमारा फेसबुक ग्रुप भी टीजीटी पीजीटी आर्ट के ही नाम से है, वहां पर भी आप लोग जुड़िए, बहुत सारी जानकारी साझा की जाती है। और मैं जल्द ही फेसबुक ग्रुप पर 1 घंटे के लिए वहां पर मैं रिवीजन आपका करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन डालूंगा। तो आप लोग फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ जाइए, टीजीटी पीजीटी आर्ट के फेसबुक पर, ठीक है ना। धर्मपाल, वेरी गुड। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने की। धर्मपाल ने की। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित है? ये स्थित है आपका भागलपुर में। भागलपुर। और भागलपुर कहां है? बिहार में। और किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, ठीक है ना। तो गंगा नदी के किनारे भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है, जिसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने किया था, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका, किस पाल शासक ने शिव के 1000 मंदिर का निर्माण कराया था? किस पाल शासक ने शिव के 1000 मंदिर का निर्माण कराया था? किस पाल शासक ने शिव के 1000 मंदिर का निर्माण कराया था? बताइए आप लोग, किस पाल शासक ने शिव के 1000 मंदिर का निर्माण कराया था? बताइए आप लोग, फटाफट आंसर करिए। किस पाल शासक ने शिव के 1000 मंदिर का निर्माण कराया था? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? नारायण पाल। नारायण पाल, ठीक है ना। तो नारायण पाल ने शिव के 1000 मंदिर का निर्माण कराया था। नारायण पाल, ठीक है ना। नारायण पाल। चलिए और अगला देखेंगे, ओदंतीपुरा बिहार का निर्माण किसने कराया था? 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 बताइए आप लोग, फटाफट आंसर करिए। उदंतीपुरा बिहार का निर्माण किसने कराया था? उदंतीपुरा बिहार का निर्माण किसने कराया था? देवपाल ने कराया था। किसने? देवपाल ने, ठीक है ना। नोट कर लेना आप लोग, देवपाल ने कराया था। सिर्फ विकल्पों का आंसर देने का आदत छोड़ दीजिए, इससे क्या होती है, आपकी स्मृति कमजोर हो जाती है। मैं कल से हर सेशन में कम से कम 10 सवाल ऐसे रखूंगा जिसमें विकल्प नहीं होगा, ताकि आपके दिमाग पर जोर पड़े कि याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, पाल वंश जो है ये 750 में स्थापित होता है और 1087 एडी तक चलता है, ठीक है ना। कब से प्रारंभ होता है? ये 750 से प्रारंभ होकर के 1087 एडी तक चलता है, और उसके बाद में सेन वंश की स्थापना हो जाती है। आप जानते हैं कि बंगाल में सेन वंश का भी एक लंबा शासनकाल रहा है, तो उसके बाद में सेन वंश की स्थापना हो जाती है। और सेन वंश के संस्थापक कौन है? सामंत सेन। सामंत सेन इसके संस्थापक थे। और यहां पर एक नई बात क्या होती है, जैसे ही पाल शासक कमजोर होते हैं और सेन शासक जो है सत्ता संभालते हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। और वो बदलाव क्या था? जो पाल शासक आपके थे वो क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। लेकिन जो आपके सेन शासक हैं ये मुख्यतः वैष्णव थे। क्या थे? वैष्णव थे। वैष्णव थे।
यानी कि शैव शैव भी है, शैव और वैष्णव, यानी कि इनका जो संबंध है वो किससे हो गया? सनातन से हो गया। इनका संबंध किससे हो गया? सनातन से हो गया। और इसका प्रभाव क्या होगा? इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? किसी भी देश का राजा जिस धर्म का होता है वो उसका संरक्षण करता है। दुनिया का इतिहास आप उठा करके देख लीजिए, वो करेगा ही करेगा। वो अपने धर्म के मुताबिक प्रैक्टिस करेगा, तो राजा को देख करके लोग जो है उसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे कि भैया मोदी जी कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। अब मोदी जी गंगा आरती कर रहे हैं तो जो बनारस जाएगा वो भी गंगा आरती करेगा। समझ रहे हैं ना? अब पाकिस्तान में कोई गंगा आरती थोड़ी करेगा, वहां पर जो इमरान खान है वो तो जो है नमाज अदा करता है तो वो करेंगे। कोई चाइना में जाएगा तो उनका अलग का प्रैक्टिस व्यवस्था है। कोई अगर ब्रिटेन में जाएगा तो वो लोग जीसस को की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो उनको लोग फॉलो करेंगे। तो जो भी राजा होता है उसका इंपैक्ट पड़ने लगता है। लेकिन यहां पर इंपैक्ट किस पर पड़ गया? यहां पर इंपैक्ट पड़ गया कला पर। और सेन वंश के आने के कारण ही पाल शैली समाप्त हो गई, धीरे धीरे कमजोर हुई और उसके बाद में समाप्त हो गई। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 1197 ईस्वी तक ही जो है पाल शैली के चित्र या मूर्तियां प्राप्त होती हैं, यानी कि सेन वंश के आने के कारण वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर गई, क्योंकि क्लेश आ गया बीच में धर्म का। राजा दूसरे धर्म का स्थापित हो गया और इसलिए वो शैली वहां से धीरे धीरे समाप्त हो गई। जबकि ये बहुत ही प्रोग्रेसिव थे। लक्ष्मण सेन बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक। जयदेव, आपने जयदेव को पढ़ा होगा, ये इनके दरबारी थे। तो ये भी कोई ऐसा नहीं है कि कुटिल थे या इनके मन में दुर्व्यवहार था, नहीं, ये भी बहुत ही महान शासक है। लेकिन विचारधारा अलग है तो उसको उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया और इस प्रकार आपकी जो है पाल शैली यहीं पर समाप्त हो जाती है 1197 ईस्वी में। ठीक है ना? और अगर पाल शैली समाप्त हुई तो पाल शैली का भंडारा भी समाप्त हो गया। जैन चित्रकला कहलाती है, जैन चित्रकला कहलाती है, जैन चित्रकला कहलाती है लघु चित्र, भित्ति चित्र, प्रकृति चित्र या इनमें से कोई नहीं। जैन चित्रकला कहलाती है। बताइए आप लोग, जैन चित्रकला कहलाती है। जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग, जैन चित्रकला कहलाती है। वेरी गुड, सबके सही आंसर आ रहे हैं। ठीक है ना? जैन चित्रकला क्या है? एक प्रकार की लघु चित्रकला है, एक प्रकार की लघु चित्रकला है। और साथ ही याद रखना, कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि भारत में लघु चित्र का शुरुआत कहां से होता है? भारत में लघु चित्रकला का शुरुआत कहां से होता है? पाल शैली से होता है। किससे होता है? पाल शैली से होता है। किससे होता है? पाल शैली से होता है। और जो जैन शैली है ये पाल शैली के बाद की शैली है। ठीक है ना? जो जैन शैली है ये पाल शैली के बाद की शैली है। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी भूमिका देखेंगे, किसकी? जैन शैली की, और उसके बाद में फिर हम अपने सवालों पर चलते हैं। तो आपको याद होगा कि भारत में जो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण था वो मोहम्मद बिन कासिम का था, और उसने पश्चिम भारत पर ही आक्रमण किया था। वो आया, धन लूटा और चला गया। उसके बाद में मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ, और मोहम्मद गौरी ने 27 वर्षों में 17 बार आक्रमण किया और पूरे पश्चिम भारत को उसने तहस नहस कर दिया। कई हजार लोगों की मृत्यु हुई उसमें, और कई सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया। मंदिर क्यों तोड़े गए? इसका जो है इस पर बड़ा बहस से बड़ा विवाद है कि इसका धार्मिक उद्देश्य था कि इसका आर्थिक उद्देश्य था। तो मैं आपको बताऊं कि प्राचीन काल में जो मंदिर थे वो आर्थिक गतिविधि के केंद्र थे। क्या थे? आर्थिक गतिविधि के केंद्र थे। कई जगह पर मंदिर जो है बैंक का भी काम करते थे, वो पैसे का लेन देन भी करते थे क्योंकि उनके पास पैसे बहुत होते थे। तो मोहम्मद गौरी ने बहुत सारे मंदिरों को लूटा, जिनमें से सोमनाथ मंदिर का आक्रमण बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसके बारे में चर्चा अक्सर होती रहती है। ठीक है ना? तो लगातार होते आक्रमण को देख करके जो गुजरात के व्यापारी थे, इनको बड़ा टेंशन हुआ। और टेंशन इसलिए हुआ क्योंकि जो धर्म है, जो किसी की आस्था का विषय, जो धर्म है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। इसीलिए जब बात धर्म पर आती है तो हर व्यक्ति उससे कनेक्शन फील करने लगता है। तो गुजरात के जो बड़े व्यापारी थे उन्होंने कहा कि चूंकि ये गौरी का आक्रमण होता रहेगा और जो भारत के छोटे छोटे राजा हैं आपस में लड़ते रहेंगे, तो इससे क्या होगा? धन संपदा बर्बाद हो रही, लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो धर्म है यही नष्ट हो रहा है, धर्म ही नष्ट हो रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसा करते हैं, अब मंदिरों पर इन्वेस्ट करने से अच्छा है, चलिए अपने जो धर्म के लोग हैं उनके बारे में कुछ लिखते हैं और कुछ चित्रात्मक बनाते हैं। तो उन्होंने सचित्र पोथियों पर जो है अपना ध्यान आकर्षित किया। और चूंकि वो व्यापारी क्या थे? जैन थे। व्यापारी क्या थे? जैन थे। तो उन्होंने जैन चित्रों को बनवाने का प्रयास प्रारंभ किया और यहीं से जैन चित्रकला का प्रादुर्भाव होता है, जैन चित्रकला का जन्म होता है। ठीक है ना? जैन चित्रकला का जन्म होता है। तो जैन चित्रकला के जन्म के पीछे का कारण, सबसे बड़ा कारण जो है, ठीक है ना? मैं उम्मीद करता हूं कि एक ठीक ठाक भूमिका आपको जैन चित्रकला की समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपने सवाल की ओर। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? उत्तर की है, मध्य की है, पूर्व की है या पश्चिम की है? आपको बताना है कि जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है।
ठीक है ना, बताइए आप लोग, जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की, उत्तर, मध्य, पूर्व, पश्चिम, किस क्षेत्र की है? जैन चित्रकला, अधिकतर लोग पश्चिम आंसर कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन इस सवाल को रखने का जो उद्देश्य है वो इतना सिंपल नहीं है कि आप इसका उत्तर पश्चिम बता दें, इसका उद्देश्य मेरा कुछ और है। देखिए, जैन चित्रकला के नाम को लेकर के बड़ा विवाद है, तो अभी हम आगे उस पर एक दो सवाल और लेंगे, बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि जो जैन चित्रकला है उसे पश्चिमी चित्रकला कहना बहुत ठीक बात नहीं है, क्योंकि जैन चित्रकला के जो चित्र प्राप्त होते हैं वो पूर्व में भी प्राप्त होते हैं। जैसे आप देखेंगे जौनपुर में प्राप्त होंगे। अब जौनपुर भारत के पूर्वी भाग में है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में जौनपुर, ठीक है ना, तो जौनपुर से प्राप्त होंगे। इसके अलावा जो है नेपाल से चित्र प्राप्त होते हैं, इसके अलावा कंबोडिया से चित्र प्राप्त होते हैं, थाईलैंड से चित्र प्राप्त होते हैं, जो इस शैली के लगते हैं। जिस प्रकार की जो है विशेषता इन शैलियों की है, ऐसी विशेषता उनमें भी देखने को मिलती है। तो ये पश्चिमी शैली केवल है, ये बात कहना ठीक नहीं, लेकिन इसका प्रारंभ, इसका मूल जो है वो कहां पर है, पश्चिम में ही है। इसका जो मूल है वो कहां पर है, पश्चिम में ही है। अब कई लोग अपना आंसर बदल दे रहे हैं, अरे आंसर मत बदलिए, मैं आपको चीज समझा रहा हूं कि है क्या। तो इनके जो चित्र हैं वो पूर्वी भागों में भी प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, पूर्वी भागों में भी प्राप्त होते हैं। तो अगर ऐसा सवाल पूछता है कि जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र में विकसित हुई, क्या हुई, विकसित हुई, या शुरुआत जिसका जो है वहां पर होता है, मूल जो है वो कहां से है, वो पश्चिम से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि जो पश्चिम के व्यापारी लोग थे उन्हीं के शरण में जो है ये चीजें, उन्हीं के प्रयास से चीजें आगे बढ़ती है, ठीक है ना। तो जैन चित्रकला शुरुआत कहां से होती है, पश्चिम से होती है, लेकिन इसका विकास पूरब तक भी होता है, तो ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा? जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा? आनंद कुमार स्वामी ने, राय कृष्णदास ने, फर्ग्यूसन ने, या इनमें से सभी ने? जैन शैली को अपभ्रंश शैली किसने कहा? जैन शैली को अपभ्रंश शैली किसने कहा? जैन शैली को अपभ्रंश शैली किसने कहा? नोट्स कैसे लेना है इस पर जो है जानकारी अभी आपको दे दी जाएगी, पहले कुछ देर पढ़ाई कर लीजिए, नोट्स कैसे लेना है, क्लास कैसे ज्वाइन करना है, इन सब पर जानकारी आपको भी प्रदान की जाए। जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा? तो इसका सही आंसर क्या है, यहां पर राय कृष्णदास। सबसे पहले यह समझिए कि अपभ्रंश का मतलब क्या होता है। अपभ्रंश का मतलब होता है टूटी फूटी अवस्था। क्या होती है? टूटी फूटी अवस्था। टूटी फूटी अवस्था अगर किसी चीज की तो उसको अपभ्रंश कह सकते हैं। जैसे संस्कृत, संस्कृत भाषा का अपभ्रंश क्या है? हिंदी है। अपभ्रंश का मतलब होता है किसी जो है पहले से स्थापित चीज का टूटा फूटा रूप, वो अपभ्रंश होता है। और इसको अपभ्रंश क्यों कहा गया, इसको थोड़ा सा समझिए आप लोग, इसको अपभ्रंश कहा क्यों गया, तो जैन शैली को अपभ्रंश शैली क्यों कहा गया, क्योंकि इसको लेकर के बड़ा विवाद है, और जो चित्र प्राप्त हुए उनकी स्थिति इतनी ठीक नहीं थी कि उस पर बहुत ज्यादा विवेचना किया जा सके, इसीलिए राय कृष्णदास ने इसको अपभ्रंश शैली कहा। और वर्तमान में सबसे ज्यादा मानी जाने वाली मान्यता क्या है? अपभ्रंश शैली नाम की ही है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जैन शैली को कई नामों से, एक तो जैन शैली कहा जाता है, दूसरा इसको अपभ्रंश शैली कहा जाता है, इसके अलावा इसको गुजराती शैली भी कहा जाता है, इसको उत्तर नहीं, पश्चिम भारतीय शैली, इसको पश्चिम भारतीय शैली भी कहा जाता है। तो इसके अलग अलग नाम है और इन नामों के पीछे तर्क है, इसके अलग अलग नाम है और इन नामों के पीछे तर्क है, तो उनको अच्छे से आपको समझना है कि आखिर ऐसा क्यों है। तो यहां पर मैंने कुछ सवाल ले रखे हैं। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किसने कहा? 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 तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लामा तारानाथ, लामा तारानाथ जो कि एक तिब्बती कला इतिहासकार था, और दूसरा आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी। तो लामा तारानाथ एवं आनंद कुमार स्वामी ने क्या बताया कि ये पश्चिम भारतीय शैली है। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या है? आनंद कुमार स्वामी को 1924 ईस्वी में बर्लिन में उन्हें एक कल्पसूत्र की प्रति प्राप्त हुई। किसकी? कल्पसूत्र की। और इस कल्पसूत्र की प्रति का जब उन्होंने निरीक्षण किया, जानकारी उस पर इकट्ठा किया, रिसर्च किया, तो पता चला कि ये किस कालखंड का, 1100 से लेकर के 1500-1600 ईस्वी के बीच का ये कालखंड का चित्रण है। और वहीं से इन्होंने जैन शैली की खोज की। किसकी? जैन शैली की खोज की। अब इन्होंने इसको पश्चिमी शैली क्यों कहा? इसके पीछे कारण यह है कि जो चित्र प्राप्त हो रहे थे अधिकतर का संबंध पश्चिम भारत से था, और इस पर लामा तारानाथ का पहले से ही जो है एक
उनके पास प्रमाण था। तो उसी आधार पर आनंद कुमार स्वामी ने इसको पश्चिमी शैली कह दिया। क्या कह दिया? पश्चिमी शैली कह दिया। ठीक है ना। अब दूसरा जो सवाल है आपके सामने कि जैन शैली को गुजराती शैली किसने कहा? जैन शैली को गुजराती शैली किसने कहा? जैन शैली को गुजराती शैली किसने कहा? बताइए आप लोग, जैन शैली को गुजराती शैली किसने कहा? आंसर आप लोगों के नहीं आ रहे हैं। एनसी मेहता, वेरी गुड। नाना चमन लाल मेहता, ठीक है ना। तो एनसी मेहता, इन्होंने इसको गुजराती शैली कहा। एनसी मेहता साहब ने इसको गुजराती शैली कहा और इसके पीछे उनके भी तर्क थे। उन्होंने रूपम पत्रिका में एक लेख लिखा। किसमें? रूपम पत्रिका में एक लेख लिखा और इसमें इन्होंने जानकारी दिया कि गुजराती शैली है। और तर्क क्या दिया? बसंत विलास का, बसंत विलास के चित्रण का इन्होंने तर्क दिया। उन्होंने कहा कि बसंत विलास जो है इसका संबंध गुजरात से है और अधिकतर चित्र जो है गुजरात के ही हैं, इसीलिए गुजराती शैली है। इसीलिए क्या है? ये गुजराती शैली है। तो नाना चमन लाल मेहता, एनसी मेहता ने इसको गुजराती शैली क्यों कहा? क्योंकि उनको बसंत विलास मिला और इसमें जो चित्रण है उसका संबंध किससे है? गुजरात से है। तो गुजराती शैली किसने कहा है? एनसी मेहता ने कहा है। और पश्चिम भारतीय शैली किसने कहा है? आनंद कुमार स्वामी ने और लामा तारानाथ ने। जैन शैली को जैन शैली क्यों और किसने कहा? उससे भी इंटरेस्टिंग सवाल देखिए कि जैन शैली को जैन शैली क्यों कहा गया और किसने कहा? बताइए आप लोग, जैन शैली को जैन शैली क्यों कहा गया और किसने कहा? जैन शैली को जैन शैली को सर पोथी और लघु एक साथ ऑप्शन में आ जाए तो क्या करेंगे? देखिए, पोथी चित्रण भी हुआ है और वो लघु चित्र है। पोथी क्या है? पोथी मतलब कि किताब के भाव में उसका चित्रण किया गया है और इस पर जो चित्र बनाए गए हैं वो क्या है? लघु चित्रण है। वो क्या है? लघु चित्रण। तो दोनों अलग अलग चीज है, एक साथ क्यों आएगा? दोनों अलग अलग चीज है। चलिए, तो सवाल हमारा क्या था? सवाल हमारा है कि जैन शैली को जैन शैली क्यों और किसने कहा? तो सबसे पहली बात, इसको पर्सी ब्राउन ने जैन शैली कहा। किसने? पर्सी ब्राउन ने कहा। पर्सी ब्राउन जो है बड़े कला इतिहासकार और कलकत्ता आर्ट कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर भी रहे हैं। काफी काम किया उन्होंने भारतीय कला में। तो जैन शैली कहने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि जो चित्र प्राप्त हो रहे थे वो किसने बनाए थे? जैन मुनियों ने बनाए थे। किसने? जैन मुनियों ने। तो जैन मुनियों ने चित्र बनाए और जो चित्रण के विषय थे वो क्या थे? चित्रण के जो विषय थे वो क्या थे? जैन धर्म से संबंधित थे। जैन धर्म से संबंधित जो देवी देवताएं हैं उनकी कहानियों को इसमें जो है चित्रित किया गया था। उनकी कहानियों को इसमें चित्रित किया गया था, इसीलिए इसको जैन शैली किसने कहा? पर्सी ब्राउन साहब ने इसको जैन शैली कह दिया। अब सबसे बड़ा डिबेट इस पर है कि इसको अभ्रंश शैली क्यों कहा गया? अभ्रंश शैली के पीछे क्या रीजन था? तो अभ्रंश शैली कहने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था उनमें से एक कारण है कि कुछ ऐसे ग्रंथ भी प्राप्त हुए जो कि जैन धर्म से संबंधित नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, बाल गोपाल स्तुति। बाल गोपाल स्तुति। तो बाल गोपाल स्तुति का संबंध किससे है? सनातन से। इसका संबंध जैन धर्म से नहीं है। तो यहीं पर मामला गड़बड़ हो गया। अब तो जैनेतर बात होने लगी, ठीक है ना। जैनेतर बात होने लगी तो बाल गोपाल स्तुति जब प्राप्त होता है तो ये होगा कि भैया ये सिर्फ जैन धर्म से संबंधित नहीं है, जैन धर्म के इतर भी इसमें चित्रकलाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए इसको अभ्रंश कहा गया। एक चीज और है, इसके जो चित्र प्राप्त हुए वो विकृति अवस्था में प्राप्त हुए, बिल्कुल सही तरीके से नहीं प्राप्त हुए कि उनको उन पर बहुत ज्यादा रिसर्च किया जाए, इसीलिए इसको अभ्रंश शैली कहा गया। और जो सर्वाधिक मान्यता है वो इसीलिए है अभ्रंश शैली की, क्योंकि ये जो तर्क प्रस्तुत करता है वो सर्वाधिक उचित है, सर्वथा उचित है, इसीलिए इसको वर्तमान में अभ्रंश शैली ही कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र की एक प्रति 1924 ईस्वी में प्राप्त की। कहां से? लाहौर संग्रहालय से, कलकत्ता संग्रहालय से, बर्लिन संग्रहालय से, या इनमें से कोई नहीं? बताइए आप लोग। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बर्लिन संग्रहालय से। तो आनंद कुमार स्वामी ने
1924 ईस्वी में बर्लिन संग्रहालय से कल्पसूत्र की सचित्र प्रति प्राप्त की और वहीं से उन्होंने जैन शैली, अभ्रंश शैली, गुजराती शैली या पश्चिम भारतीय शैली का जो है जन्म दिया और उसकी खोज की। ठीक है ना। आगे देखते हैं। जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा है, जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा है सित्तनवासल, अजंता, होशंगाबाद या इनमें से कोई नहीं। जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा है, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल हो गया। जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा है, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सित्तनवासल की जो गुफा है ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है ना। अजंता का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। अजंता का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है, पूर्णतः बौद्ध धर्म से है। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं, आपने देखा था। ठीक है ना। होशंगाबाद एक प्रागैतिहासिक गुफा है। क्या है? प्रागैतिहासिक गुफा है, एक प्रागैतिहासिक गुफा है। होशंगाबाद एक प्रागैतिहासिक गुफा है। इसकी खोज किसने की थी? मनोरंजन घोष ने की थी। किसने? मनोरंजन घोष ने इसकी खोज की थी। कब? 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में यहां से चिराब समूह, इसके अलावा वन देवी का चित्र प्राप्त होता है। ठीक है ना। और ये किस? नर्मदा नदी के तट पर, कहां पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना। तो हो गया ना भंडारा। भंडारे में सब कुछ एक साथ मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। जैन चित्रकला के विषय हैं, जैन चित्रकला के विषय हैं केवल जैन धर्म, सनातन धर्म, उपर्युक्त में दोनों, जैन और जैनेतर। आपको बताना है कि जैन चित्रकला के विषय हैं। विकल्प आपके सामने है। जैन चित्रकला के विषय हैं। जैन चित्रकला के विषय हैं। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, मतांतर हो रहा है। सही आंसर क्या होगा? क्या केवल जैन धर्म होगा? गलत बात, क्योंकि अभी आपने देखा कि जैन धर्म से इतर भी बाल गोपाल स्तुति आपको प्राप्त हुआ। सनातन धर्म से भी प्राप्त होते हैं, लेकिन सिर्फ इससे प्राप्त होते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। उपरिक्त दोनों या जैन और जैनेतर। तो सबसे उचित जो विकल्प है वो ऑप्शन डी है, जैन प्लस जैनेतर। तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, जैन प्लस जैनेतर, यानी कि जैन धर्म के भी हैं और उसके अलावा भी हैं। ठीक है ना। तो जैन प्लस जैनेतर, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। अगला सवाल, जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। पंचदशी, धम्मपद, कामसूत्र या कल्पसूत्र। ये तो बहुत ही सिंपल है। जैन चित्रकला का प्रसिद्ध स्रोत क्या है? जैन चित्रकला का प्रसिद्ध स्रोत क्या है? ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, कल्पसूत्र। क्या हो जाएगा? कल्पसूत्र। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, कल्पसूत्र। चलिए आगे देखते हैं। कल्पसूत्र संबंधित है हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या इनमें से कोई नहीं। कल्पसूत्र का संबंध किससे है? कल्पसूत्र का संबंध किससे है? कल्पसूत्र का संबंध किससे है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जैन धर्म से। कल्पसूत्र का संबंध किससे है? जैन धर्म से। कल्पसूत्र का संबंध किससे है? जैन धर्म से। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग किसकी रचना है? स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग किसकी रचना है? आनंद कुमार स्वामी, एनसी मेहता, जगदीश गुप्ता या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है स्टडीज इन पेंटिंग किसकी रचना है। स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग, सॉरी, स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग किसकी रचना है? स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग किसकी रचना है? स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग किसकी रचना है? एनसी मेहता की। किसकी? एनसी मेहता, नाना चमनलाल मेहता, नाना चमनलाल मेहता की है। और इसका संबंध किस प्रकार जैन शैली से है? इस पुस्तक में इन्होंने गुजराती शैली जो नाम इन्होंने दिया था उसके प्रमाण को लेकर के इन्होंने बहुत सारे क्षेत्र इसमें दिए और अपनी बातों को मजबूत करने के लिए इसमें बहुत सारे तथ्य उन्होंने दिए थे। इसीलिए यह सवाल भी हो सकता है जैन शैली से संबंधित आपसे पूछ लिया जाए, स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग, तो ये किसकी रचना है? एनसी मेहता की है, नाना चमनलाल मेहता की। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? पशु पक्षी, शासक, तीर्थंकर और उनकी जीवनी या इनमें से कोई नहीं। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है?
जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तीर्थंकर और उनकी जीवनी। अधिकतर लोग सही आंसर बता रहे हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? तीर्थंकर और उनकी जीवनी। आगे देखते हैं। जैन चित्रकला शैली का संबंध है, जैन चित्रकला शैली का संबंध है श्वेतांबर से, दिगंबर से, हीनयान से या महायान से? जैन चित्रकला का संबंध है, बताइए आप लोग फटाफट। जैन चित्रकला का संबंध है श्वेतांबर, दिगंबर, हीनयान या महायान? कहने का मतलब कि जैन धर्म के किस शाखा का चित्रण जो है जैन शैली में किया गया है। तो जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया था, जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया था, जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया था। एक तो श्वेतांबर, एक तो श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो लोग थे जो सफेद कपड़े पहनते थे, जैन धर्म के शाखा के वो लोग जो सफेद कपड़े धारण करते हैं वो श्वेतांबर हैं, और दिगंबर वह जो कपड़ा नहीं पहनते हैं, जो कपड़ा नहीं पहनते हैं, जो कपड़ा ही नहीं पहनते हैं। दिगंबर का मतलब क्या होता है? जिनकी दिशाएं ही वस्त्र हों, जिनकी दिशाएं ही वस्त्र हों वो दिगंबर होते हैं। तो इसीलिए दो भागों में बट गया। तो ये जो जैन जैन चित्रकला आप देखते हैं इसका संबंध किससे है? जैन धर्म के किस शाखा से है? श्वेतांबर शाखा से। इसलिए यहां पर ऑप्शन ये सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश शैली के चित्रों का धरातल नहीं है, अपभ्रंश शैली के चित्रों का धरातल नहीं है कपड़ा, कागज, भित्ति या कैनवास? अपभ्रंश शैली के चित्रों का धरातल नहीं है, अपभ्रंश शैली के चित्रों का धरातल नहीं है। अपभ्रंश शैली के चित्रों का धरातल नहीं है, बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो अपभ्रंश शैली के चित्र हैं इनका धरातल क्या क्या है? तो पहली बात तो ये ताड़पत्र पर बनाए गए हैं, ताड़पत्र पर बनाए गए हैं, कागज पर बनाए गए हैं, कपड़े पर बनाए गए हैं, ठीक है ना। ताड़पत्र, कागज, कपड़े और इसके अलावा भित्ति, भित्ति पर भी बनाए गए हैं। इसका मतलब कैनवास पर नहीं बनाए गए हैं, इसीलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ क्या रहा है कि नहीं है, धरातल नहीं है। तो अपभ्रंश शैली के चित्रों का धरातल नहीं है कैनवास, क्योंकि ये तीनों है और इसके साथ साथ ताड़पत्र पर भी बनाए गए हैं, इसके साथ साथ ताड़पत्र पर भी बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो अपभ्रंश शैली के चित्र किस 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 पर बनाए गए हैं? ताड़पत्र पर, कागज पर, कपड़े पर और भित्ति पर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पसूत्र के रचनाकार हैं, कल्पसूत्र के रचनाकार हैं भवभूति, मार्कंडे मुनि, भद्रबाहु या नग्नजीत? बताइए आप लोग। कल्पसूत्र के रचनाकार हैं, कल्पसूत्र जिसके आधार पर पूरी जैन शैली टिकी हुई है उसके रचनाकार कौन है? कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जैन मुनि, जैन मुनि भद्रबाहु, जैन मुनि भद्रबाहु क्या है? कल्पसूत्र के रचनाकार हैं। जैन मुनि भद्रबाहु कल्पसूत्र के रचनाकार हैं, जैन मुनि भद्रबाहु कल्पसूत्र के रचनाकार हैं, ठीक है ना। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कल्पसूत्र की सबसे सुंदर प्रति कहां से प्राप्त होती है? कल्पसूत्र की सबसे सुंदर प्रति कहां से प्राप्त होती है? जौनपुर से, बर्लिन से, मुंबई से या अहमदाबाद से? कल्पसूत्र की सबसे सुंदर प्रति कहां से प्राप्त होती है? कल्पसूत्र की सबसे सुंदर प्रति कहां से प्राप्त होती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, कल्पसूत्र की सबसे सुंदर प्रति सरकी राजाओं के टाइम पर जो है चित्रित की गई है, और ये इस पर जो है स्वर्ण से, सोने से इस पर जो है कोटिंग किया गया है। सबसे सुंदर प्रति यही मानी जाती है जो कि जौनपुर से प्राप्त हुई है। तो जौनपुर भी अपभ्रंश कला का एक केंद्र था, ठीक है ना। अब देखिए वो कहां पर है? पूरब में है, वो भारत के पश्चिम पार्ट में नहीं है, वो पूरब में है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा देखेंगे कल्पसूत्र की प्रतियां अहमदाबाद से भी प्राप्त होती हैं, मुंबई से भी, जो एशियाटिक सोसाइटी आप मुंबई है वहां से प्राप्त होती हैं। बर्लिन से किसने प्राप्त किया था? आनंद कुमार स्वामी ने प्राप्त किया था, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं।
जैन शैली के चित्र कितने चश्म के बने हैं? जैन शैली के चित्र कितने चश्म के बने हैं? 1 चश्म, 2 चश्म, सवा चश्म या 3 चश्म? जैन शैली के चित्र कितने चश्म के बने हैं? जैन शैली के चित्र कितने चश्म के बने हैं? बताइए आप लोग फटाफट। सिंपल सवाल है और इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए। बिल्कुल, सवा चश्म के, ठीक है ना। तो जैन शैली के जो चित्र हैं वो कितने चश्म के बने हैं? सवा चश्म के बने हैं। कितने? सवा चश्म के बने हैं। तो जैन शैली के चित्र जो है वो सवा चश्म के बने हैं। चलिए, जैन शैली में महावीर स्वामी को किस रंग से चित्रित किया गया है? जैन शैली में महावीर स्वामी को किस रंग से चित्रित किया गया है? जैन शैली में महावीर स्वामी को किस रंग से चित्रित किया गया है? जैन शैली में महावीर स्वामी को किस रंग से चित्रित किया गया है? पीला, नीला, काला या स्वर्ण? बताइए आप लोग। जैन शैली में महावीर स्वामी को किस रंग से चित्रित किया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो महावीर स्वामी को पीला रंग से, महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी को पीला रंग से। इसके अलावा नीला रंग से पार्श्वनाथ को, जो पार्श्वनाथ है उनको नीले रंग से। काला रंग से नेमिनाथ को, किसको? नेमिनाथ को। और स्वर्ण रंग से किसको? ऋषभदेव को, ऋषभदेव को, ठीक है ना। स्वर्ण रंग से ऋषभदेव को। तो याद रखना, पीले रंग से महावीर स्वामी को, नीले रंग से पार्श्वनाथ को, इसके अलावा काला रंग से नेमिनाथ को और स्वर्ण रंग से ऋषभदेव को चित्रित किया गया है, ठीक है ना। इस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है। इस भारतीय चित्र शैली में, इस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है। पाल, बीकानेरी, गुलेर या जैन? किस किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? पाल, बीकानेरी, गुलेर या जैन? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जैन शैली। क्या हो जाएगा? जैन शैली। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, जैन शैली, ठीक है ना। जैन शैली। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? पहाड़ी शैली, अपभ्रंश शैली, मुगल शैली, राजपूत शैली? बताइए आप लोग। बहुत ही सिंपल और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सिंपल और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है ना। तो खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण, बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपभ्रंश शैली इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? मुगल, पहाड़ी, अपभ्रंश या राजस्थान? राजस्थानी शैली। आपको बताना है कि परली आंख किस चित्र शैली की विशेषता है। परली आंख का मतलब क्या होता है कि परवल की जो फांके होते हैं, जब परवल को काट दिया जाता है तो उसके फांके के आकार की आकृति होती है आंख की, उसको परली आकृति कहते हैं। तो परली आकृति आपको अपभ्रंश शैली में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। अपभ्रंश शैली में आपको परली आकृति देखने को मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर व संस्थापक थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर व संस्थापक थे। ऋषभदेव, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध या पार्श्वनाथ? आपको बताना है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे और संस्थापक कौन थे। ऋषभदेव, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध या पार्श्वनाथ? आंसर करिए आप लोग फटाफट। तो जैन जो धर्म है इसके संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव है। इनका नाम आप लोग याद रखना। ये क्या है? संस्थापक है। ऋषभदेव संस्थापक है। और जो अंतिम तीर्थंकर है, जैसे अवतार होता है ना, तो उसी प्रकार जैन धर्म में तीर्थंकर होते हैं। तो जो अंतिम तीर्थंकर है वो कौन है? महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी जो है वो अंतिम है। क्या है? अंतिम तीर्थंकर है। ये अंतिम तीर्थंकर है। और जो
23 नंबर के तीर्थंकर हैं, क्योंकि महावीर स्वामी 24वें हैं। कौन से हैं? 24वें हैं। और 23 नंबर पे कौन है? पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ हैं, जिनको नीले रंग से चित्रित किया गया है, वो 23वें तीर्थंकर हैं। 24वें हैं महावीर स्वामी, जिनको पीले रंग से जैन शैली में चित्रित किया गया है, ये अंतिम तीर्थंकर हैं। और स्वर्ण रंग से ऋषभदेव को किया गया है, ये संस्थापक है। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन? आज के बाद से जैन शैली का कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। भंडारा इसी प्रकार होता है कि सबको मिले और सब कुछ मिले। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। महावीर स्वामी के बारे में एक जो है जीवन परिचय उनका छोटा सा आप लोग देख लेंगे, ताकि उनसे संबंधित अगर कोई सवाल आए तो आपका गलत ना हो। तो जो महावीर स्वामी हैं आपके, इनका जो है जन्म कब होता है? 599 ईसा पूर्व, और मृत्यु इनकी होती है 527 ईसा पूर्व। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडल ग्राम में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म जो है आपने देख लिया कि 599 ईसा पूर्व। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी का विवाह किससे हुआ था? यशोदा से हुआ था। और जो है इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? अड़ोजिया, या इसको प्रियदर्शनी भी कहा जाता है। और महावीर स्वामी का जो प्रथम अनुयायी था जमाली, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जमाली जो है इनका प्रथम शिष्य था, और उनकी मृत्यु जो है 527 ईसा पूर्व में हो जाती है। ठीक है ना? कहां पर? राजगृह के समीप पावापुरी में। कहां पर? राजगृह के समीप पावापुरी में। तो कुंडग्राम में जन्म हुआ 599 ईसा पूर्व, 527 ईसा पूर्व पावापुरी में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये 24वें तीर्थंकर हैं। पिता का नाम सिद्धार्थ है, माता यशोदा है। ठीक है ना? सॉरी, माता यशोदा नहीं है, विवाह यशोदा के साथ हुआ है। सॉरी, विवाह यशोदा के साथ हुआ है। ठीक है ना? विवाह इनका यशोदा के साथ हुआ है। और इनका जो पहला शिष्य है वो क्या है? जमाली है। पहला शिष्य है जमाली।